हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में कि यूनिट ऑफ लेंथ क्या है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे यूनिट ऑफ मास के बारे में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट ऑफ टाइम के बारे में। मैंने कहा था कि जो अगली वीडियो हमारी आएगी वह इन्हीं पर आएगी। इसके साथ साथ हम डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला इसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि लड़कों का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता। बहुत सारे बच्चे ये समझते कि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला को बहुत सारे स्टूडेंट एक समझते हैं। तो ये भी कॉन्सेप्ट आज हम आपका क्लियर करेंगे कि डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला में क्या डिफरेंस है। फिलहाल में स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट बात यूनिट ऑफ लेंथ में हम बताने वाले हैं। जैसे मोदी जी का एक कॉन्सेप्ट था, इस समय कोरोना काल चल रहा है तो आपको पता होगा। तो मोदी जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो मोदी जी का जो ये कॉन्सेप्ट था वो हिंदी वाक्य का था। गज एक हिंदी शब्द है बेटा, तो उसको समझना मतलब उसको भी आपको जानना चाहिए कि आखिर में मोदी जी ने क्या कहा, ये क्या बात है। तो गज एक हिंदी शब्द है बेटा। अगर यही जो हम अगर तुरंत अंग्रेजी बोल दे, देखिए आप तुरंत समझ जाएंगे, क्योंकि आपको क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। तो गज तो एक हिंदी शब्द है, लेकिन वहां पर हम आपको बता दें कि अभी अगर हम बोल दे कि यार्ड है तो आप कहेंगे अरे सर हमको तो ये पता है, क्योंकि अगर क्रिकेट से आपको बहुत ज्यादा प्रेम रहता है। तो मोदी जी ने एक हिंदी शब्द का प्रयोग किया था गज। 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। तो पहले 1 गज में कितना होता। तो एक बात आपको हम बताना चाहते हैं कि जो मोदी जी का वाक्य था, जो कहना था, वह गज उन्होंने कहा था। तो गज कुछ है नहीं बेटा। जैसे 1 गज में अगर आपसे पूछा जाता कि गज क्या है, तो गज जो मोदी जी द्वारा दिया गया था वह एक हिंदी शब्द है, और अंग्रेजी में बेटा उसको यार्ड बोलते हैं बेटा। तो याद रखिएगा कि 1 गज में आपका कितना होता है ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला तो कंसेप्ट यही जो है कि जो सब आजकल के जीवन में इतनी महामारी फैल गई है, तो इसके बारे में जानना आपको लिए बहुत जरूरी है कि गज क्या है। तो गज एक हिंदी शब्द था बेटा, और उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, यार्ड बोलते हैं। और 1 गज में बेटा जो होता है वो 3 फीट होता है। 1 गज में जो होता है वो 3 फीट होता है बेटा। तो 2 गज की दूरी अगर बोल रहे हैं तो 6 फीट होगा। तो याद रखिएगा कि 1 गज में कितना होता है बेटा, 3 फीट होता है। अगर हिंदी में लिखे तो पूरा अब इस समय जो है भाई मोदी जी का जो वाक्य था वो एक हिंदी वाक्य था, तो उसके आधार पर याद रखिएगा कि 1 गज में कितना होता है, 3 फीट होता है। और 1 फीट में आप जानते होंगे कितना सेंटीमीटर होता है। तो 1 फीट में जो है आपको पता होगा कि 1 फीट में जो है 30। याद रखिएगा बेटा कि 1 गज में कितना होता है, 1 गज में कितना होता है बेटा। जो मोदी जी ने इतना इंपॉर्टेंट बात आपको बताया, तो याद रखिएगा कि 1 गज में कितना होता है, 3 फीट होता है बेटा। और उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.91 मीटर आता है। तो ये याद रखिएगा कि अगर पूरा 1 मीटर भी नहीं होता है बेटा, 1 मीटर से कम होता है, तो बेटा याद रखिएगा कि 1 गज में कितना होता है, 3 फीट 0.91 मीटर होता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के मुंह से ये बात सुने होंगे कि यार 2 गज की दूरी रखो, 2 गज की दूरी रखो। दुकान पे भी सामान लेने जाते होंगे तो ये शब्द सुनने को मिलता होगा आपको। तो याद रखिएगा कि 1 गज में कितना होता है ये जानना चाहिए आपको। जैसे 20 यार्ड अगर बोला जा रहा है, तो 20 यार्ड का मतलब ये मत समझा करिए कि पूरा 20 मीटर है, नहीं, कम ही आएगा कैलकुलेट करने पर। तो ये एक पहला कंसेप्ट देख लिया हम लोग। अब यहाँ पर हम 2 खाने बताएंगे। देखिए यूनिट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट की बात करेंगे कि जो पेपर में सर आता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप इतना भी हमारा देख लिए तो वो बहुत है बेटा, उससे ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे और फिर बिगेस्ट यूनिट देखेंगे, बिगेस्ट यूनिट देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट देखेंगे बेटा और फिर बिगेस्ट यूनिट देखेंगे। तो स्मॉलेस्ट यूनिट में बहुत सारे मैं लिखते जा रहा हूं, जैसे 1 माइक्रोन हो गया। तो 1 माइक्रोन में 10⁻⁻6 मीटर होता है। फिर एक जो है नैनोमीटर मैं लिख दूं तो 10⁻⁹ मीटर होती है। 1 एंगस्ट्रॉम लिख दूं बेटा, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होती है। इसी तरह 1 फेम्टोमीटर, फर्मी इसको शॉर्टकट में बोला जाता है। तो 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर में अगर हम बात करें तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। यहाँ फेम्टोमीटर लिखिएगा, FM जिसको बोलते हैं, शॉर्ट नेम जो है, सब जगह शॉर्ट नेम लिखे। तो यहाँ पर भी याद रखिएगा कि 1 फेम्टोमीटर में 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये सब तो हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट हो गए। और ये हमारा अगर बिगेस्ट यूनिट में बात करें तो बिगेस्ट यूनिट में बड़े मात्रक में अगर हम बात करना चाहें तो बड़े मात्रक में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आएगा बेटा। अगर हिंदी में जानना चाहते हैं तो खगोलीय मात्रक आता है बेटा। 1.5 × 10⁻11 मीटर।
फिर इसके बाद लाइट ईयर आता है बेटा, इसके बाद लाइट ईयर आता है, तो एक लाइट ईयर में 9.45 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर आता है। फिर इसके बाद बेटा पारसेक आता है, तो पारसेक में 3.08 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर और 3.26 लाइट ईयर। बेटा ये बात बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है बेटा, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पारसेक एंड लाइट ईयर। ये बेटा बहुत ज्यादा वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, कि ये पूछा गया है कि पारसेक और लाइट ईयर के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक पारसेक में कितना होता है, एक पारसेक जो होता है 3.26 टाइम्स होता है लाइट ईयर का। बेटा ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये भी लड़कों के दिमाग में ख्याल रहता है कि लाइट ईयर दे देता है, तो लड़के समझ लेते हैं कि लाइट ईयर भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि किसकी यूनिट है, तो लड़के ईयर का मतलब टाइम समझ लेते हैं और सीधे मार के चले आते हैं, वहां गड़बड़ हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लाइट ईयर जो है, यहां पर लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ लेंथ। यहां पर एल वाई जो लिख रहा हूं बेटा, उसका मतलब समझिए कि एल वाई जो है वो लाइट ईयर है बेटा, एल वाई कुछ और नहीं लाइट ईयर है बेटा, और ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और ये पारसेक है। तो इसमें अगर हम देखें बिगेस्ट यूनिट में, अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, तो बिगेस्ट यूनिट में देखने के बाद हमें ये पता चला कि सबसे बड़ी, इन सब में अगर हम कंपेयर करें तो इन सब में सबसे बड़ी यूनिट अगर हम बात करें तो पारसेक है। तो डिस्टेंस की सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन होगी, डिस्टेंस की सबसे बिगेस्ट यूनिट हमारी कौन सी होगी, पारसेक होगा। अब पारसेक के बाद हमारा कौन आएगा बेटा, लाइट ईयर आएगा, और लाइट ईयर के बाद कौन आएगा बेटा, एस्ट्रोनॉमिकल आएगा। तो बेटा याद रखिएगा कि डिस्टेंस की बिगेस्ट यूनिट कौन है बेटा, डिस्टेंस की बिगेस्ट यूनिट कौन है बेटा, बिगेस्ट यूनिट कौन सी है बेटा, तो याद रखिएगा कि पारसेक है सर, पारसेक डिस्टेंस की बिगेस्ट यूनिट है। तो मन में एक प्रश्न उठा होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होगा। तो क्लासिकल फिजिक्स में तो स्मॉलेस्ट यूनिट निकालना पॉसिबल नहीं था। जब क्वांटम फिजिक्स आई तो रिलेटिविटी थ्योरी, आइंस्टीन के रिलेटिविटी थ्योरी से निकाला गया प्लांक लेंथ, प्लांक साहब ने निकाला था, इसलिए उसका नाम पड़ गया प्लांक लेंथ। तो याद रखिएगा कि प्लांक लेंथ जो है, प्लांक लेंथ जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है बेटा, याद रखिएगा। प्लांक लेंथ क्या है अगर कोई तुमसे पूछेगा तो याद रखिएगा कि प्लांक लेंथ एक स्मॉलेस्ट यूनिट है और उसका जो ऑर्डर होता है वो 10 टू द पावर -35 मीटर होता है। ये प्लांक साहब निकाले थे, इसलिए इसका नाम प्लांक लेंथ पड़ा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग देख लिए कि डिस्टेंस की सबसे बिगेस्ट यूनिट कौन है, पारसेक है। डिस्टेंस की सबसे बिगेस्ट यूनिट पारसेक है और स्मॉलेस्ट यूनिट प्लांक लेंथ है बेटा। तो याद रखिएगा कि डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट हमारी कौन होगी बेटा, तो आपको बोलना है कि सर डिस्टेंस की सबसे छोटी यूनिट प्लांक लेंथ होगी सर, जिसका ऑर्डर 10 टू द पावर -35 मीटर में है। और बिगेस्ट यूनिट अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है कि पारसेक होगा। तो ये याद रखिएगा ये दोनों बातें बेटा। लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती हैं, लेकिन ये सब सारी चीजें जितना मैं लिखा हूं एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। तो इसको तो इतना तो आपको सीखना ही चाहिए और इतना आपको याद ही होना चाहिए बेटा। तो ये सब हो गया हमारा यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद हम लोग यूनिट ऑफ मास देखेंगे। अब यूनिट ऑफ लेंथ तो बेटा हम लोग देख लिए, तो अब यूनिट ऑफ मास भी देखेंगे कि यूनिट ऑफ मास क्या है। तो यूनिट ऑफ मास के बारे में भी हम लोग सीखेंगे यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि यूनिट ऑफ मास क्या का कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए आप कुंटल तो जानते होंगे, टन भी जानते होंगे कि एक कुंटल में 100 केजी होता है, एक टन में 1000 केजी होता है। तो ये सब चीज़ों को नहीं हम लोग डिस्कस करेंगे, हम लोग मेन बातों पर आते हैं। जैसे कि हम एक जगह बच्चे WWE देख रहे थे, तो WWE जब देखते हैं तो वहाँ पर खिलाड़ियों का जो मान, जो वैल्यू बताते हैं सब हमेशा पाउंड में बताते हैं। तो जब बच्चे WWE देख रहे थे तो हमने बच्चों से पूछा कि बेटा ये बताओ कि ये कितने केजी का है, तो कोई बता नहीं पाए थे। इसलिए हर चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सब जब खिलाड़ियों का वेट बताते तो वो पाउंड में बताते। तो हम चाहते कि आपके साथ भी ये समस्या ना आए। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 पाउंड में कितना होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि अगर हम 1 पाउंड में अगर आपसे पूछें, अगर 1 पाउंड में आपसे पूछा जाता है कि कितना होता, तो याद रखिएगा कि 1 पाउंड में
0.454 kg होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल में दे दें, हमको तो इतना WWE मैं देखता नहीं, जैसे एक डी एल एम्ब्रोस का नाम सुना है हमने, अगर उसका एग्जाम्पल ले ले कि हमेशा बोलता है कि डी एल एम्ब्रोस जो है 200 पाउंड्स का है, तो एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें कि अगर 200 पाउंड्स है, अगर हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि आपके पास 200 पाउंड्स है, तो 200 अगर पाउंड्स है तो वो कितने केजी में इक्विवेलेंट होगा। तो ये अगर हम देखना चाहें तो 200 इंटू 0.54 केजी, तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर बेटा आ जाएगा, ये हो जाएगा 45.4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8। इट मीन्स जो 200 पाउंड्स को अगर हम केजी में बदलेंगे तो 90.8 केजी आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दे करके आपको समझा दिए कि अगर कोई खिलाड़ी जो है वो 200 पाउंड्स का है, अगर हम उसको केजी में उसका अमाउंट पूछना चाहें तो वो 90.8 केजी का होगा। इस तरीके से हमारा पाउंड और केजी के बीच में रिलेशन हम लोग फाइंड कर लिए कि पाउंड और केजी के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक उसी तरीके से एक रिलेशन और होता है बेटा कैरेट, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कैरेट में कितना होता है। तो एक कैरेट में जो होता है वो 200 मिलीग्राम होता है, 0.2 ग्राम होता है बेटा, 0.2 ग्राम होता है बेटा। तो ये भी बात हमें सीखना चाहिए कि कैरेट में कितना होता है। अब इस बार बेचू एंट्रेंस में 2020 में जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पूछा था कि CSL क्या है। तो देखिए भारत में सबसे पहला जो नोबेल प्राइज मिला था डॉक्टर CV रमन को मिला था। फिर इसके बाद दूसरा नोबेल प्राइज 1985 में डॉक्टर चंद्रशेखर को मिला था। डॉक्टर चंद्रशेखर को दूसरा नोबेल प्राइज, मतलब भारत के ये दूसरे वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर चंद्रशेखर को ब्लैक होल्स पे। तो लोगों ने कहा कि इसी तरह CV रमन की बातें धीरे धीरे लोग कहाँ याद रखते हैं, किसी बच्चे को पता नहीं रहता है, कोई टीचर पढ़ाता है तो बताता नहीं तुरंत, क्योंकि उसको सिलेबस की भागम भाग रहती है तो वो जल्दी जल्दी में पढ़ा के निकल जाता है, तो ये सब चीजें बता नहीं पाता। तो लोगों ने कहा क्यों ना इनके नाम पर एक यूनिट रख दी जाए कि भविष्य में लोग इनको हमेशा याद रखें। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर CSL जो होता है चंद्रशेखर लिमिट होता है, चंद्रशेखर सीमा। तो इन साइंटिस्ट के नेम पर ही ये यूनिट रखी गई थी, डॉक्टर चंद्रशेखर के नाम पर। तो CSL बराबर क्या होता है, चंद्रशेखर लिमिट जो होता है 1.4 टाइम्स होता है बेटा, 1.4 टाइम्स होता है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन का 1.4 टाइम्स होता है बेटा। ये आपका क्वेश्चन अभी ज्यादा दिन का खेल नहीं है बेटा, ये यूनिट ऑफ मास में आता है बेटा। ये BHU एंट्रेंस इसी साल पूछा था, BHU एंट्रेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि CSL किसकी यूनिट है पहले, तो याद रखिएगा कि CSL यूनिट ऑफ मास है बेटा। CSL क्या है बेटा, यूनिट ऑफ मास है। ये डॉक्टर चंद्रशेखर के नाम पर दिया गया था और डॉक्टर चंद्रशेखर को दूसरा नोबेल, मतलब ये दूसरे भारत के वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, पहला डॉक्टर CV रमन को मिला था। ब्लैक होल्स पे ये बात हुई थी वहां पर। तो अब ये हम CSL यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुके कि कितना होता है। बाकी अब इसके आगे हम लोग देखते हैं यूनिट। तो अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट ऑफ टाइम के बारे में। तो टाइम के बारे में तो पता होगा कि आवर क्या होता है, मिनट क्या होता है। तो आपको ये जानकारी होगी कि 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 इंटू 60, तो ये सब बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। तो कुछ एग्जाम में जो पूछे हुए बातें हैं, देखिए बेटा हम वही डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा नहीं हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि अनावश्यक चीजें पढ़ने से भी कोई बेनिफिट नहीं है। तो एक यूनिट सबसे ज्यादा पेपर में पूछा है कि सेक क्या है। बहुत सारे एग्जाम में तो पहले यही पूछ देता है कि सेक क्या है, तो लड़के घबरा जाते हैं कि सेक क्या है। तो याद रखिएगा कि सेक इज ए यूनिट ऑफ टाइम। बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया कि सेक किसकी यूनिट है। तो याद रखिएगा कि सेक इज ए यूनिट ऑफ टाइम एंड 1 सेक इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड। 1 सेक इज इक्वल टू
10⁻⁸ सेकेंड। तो याद रखना स्टूडेंट्स कि सेक किसकी यूनिट है, तो सेक यूनिट है टाइम की। बाकी सारी चीजें तो वहां पर आपको पता है, तो इसलिए इसको बारे में डिस्कस नहीं करेंगे ज्यादा। तो यूनिट ऑफ टाइम हमारा ये हो गया फिनिश। डायमेंशन एंड डायमेंशन फार्मूला के बारे में, क्योंकि देखो बच्चों, ये इसमें सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि दोनों को बच्चे एक समझते हैं। सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह है कि बच्चों का कंसेप्ट बड़ा गड़बड़ रहता है डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला पे, कि डायमेंशन क्या होता है सर और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो हिंदी में इसको बेटा बीमा बोलते हैं बेटा, अगर इसको बोलना चाहें तो ये बीमा है बेटा। और तथा इसके बारे में अगर हम बात करें बेटा तो ये हो जाएगा बीमीय सूत्र। तो दोनों को बच्चे एक समझते हैं बेटा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, दोनों एक नहीं है, डिफरेंस होता है थोड़ा सा उसमें। तो आज हम लोग वही देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, आखिर में डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। जब हम डायमेंशन लिखते हैं बेटा, तो डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर राइज ऑफ पावर को इंडिकेट करता है, मतलब उस पर जितना पावर होगा बेटा वही उसके डायमेंशन को बताता है। तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, सबसे बड़ा दिक्कत ये। तो देखिए आइए हम आपको समझा के दिखाते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझाएं तो थियोरेटिकल या पोथी लिखने से कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। जैसे डेंसिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डेंसिटी इक्वल टू, अगर आपको पता होगा बेटा कि मास अपॉन वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर हम क्यूबिकल ऑब्जेक्ट लेके चलें तो मास अपॉन लेंथ का भी क्यूब लिख सकते हैं। तो यहां पर अगर हम लिखे तो मास के पावर 1 और लेंथ के पावर कितना लिख सकते हैं, -3। तो यहां पर अगर हम पूछे कि इन डेंसिटी, अगर हम इन डेंसिटी का मतलब समझते हैं, डेंसिटी में अगर हम पूछें तो +1 डायमेंशन +1 इन मास, +1 इन मास, डायमेंशन -3 इन लेंथ। बेटा आप देखिए यहां पर राइज ऑफ पावर को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, उस पे जो पावर है बेटा, उस पे जो पावर है बेटा वो पावर ही कौन इंडिकेट करता है बेटा, उस पे जो पावर है बेटा वो पावर ही कौन इंडिकेट करता है बेटा, वो डायमेंशन इंडिकेट करती है बेटा। तो याद रखिएगा कि डायमेंशन क्या करती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पे जो राइज होगा पावर, उस पावर को रिप्रेजेंट करती है डायमेंशन। तो डायमेंशन आपको समझ में आ गया होगा कि डायमेंशन क्या करती है, उस पे राइज ऑफ पावर को इंडिकेट करती है। जैसे ये तो बेटा पहला एग्जाम्पल दिए हैं, अगर और एग्जाम्पल के थ्रू अगर आप समझना चाहते हैं तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं बेटा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि फोर्स F इक्वल टू mv/t, इस तरह का लिख दें तो m1v1t-1। तो अगर हम बोले कि इन फोर्स, अगर हम फोर्स में पूछें तो +1 डायमेंशन ऑफ मास कितना है, तो डायमेंशन ऑफ मास अगर हम यहां पर पूछे तो आपका जवाब होना चाहिए कि डायमेंशन, अगर आपसे पूछे कि डायमेंशन ऑफ मास क्या है, तो डायमेंशन ऑफ मास आपको कितना दिख रहा है बेटा, तो +1 आपको दिख रहा है। और डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी पूछे तो कितना दिख रहा है, 1 है। और डायमेंशन ऑफ टाइम पूछे तो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अगर हम पूछते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन कितना है, तो यहां पर आप बताएंगे कि +1 है सर। अगर हम डायमेंशन ऑफ टाइम पूछ दे बेटा तो डायमेंशन ऑफ टाइम कितना हो जाएगा बेटा, -1 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हम क्या समझे बेटा कि डायमेंशन सर कुछ नहीं, एकदम सो सिंपल, समझाना बहुत आसान है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर जो राइज होगा पावर वो डायमेंशन रिप्रेजेंट करती है। तो जितना पावर होगा वो डायमेंशन उसी बात को रिप्रेजेंट करती है।
तो अब तो हम डायमेंशन समझ गए कि डायमेंशन क्या है। अब आप इसमें बात करनी कि डायमेंशन फार्मूला क्या होता है सर, तब इसके माने। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला के बारे में आप बताएंगे तो आज आपका स्टूडेंट्स बेटा कंसेप्ट क्लियर होगा कि हाँ सर हम तो दोनों को एक समझते थे, नहीं सर ऐसी बात नहीं, दोनों अलग अलग हैं, थोड़ा डिफरेंस है। तो डायमेंशन फार्मूला मतलब बीमी सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आपको याद रखना है कैसे लिखना है। जब भी डायमेंशन फार्मूला को अगर आप लिख रहे हैं बेटा तो पहली बात आप याद रखिएगा कि स्क्वायर ब्रैकेट लगाना मत भूलिएगा। अगर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते हैं बेटा तो वो गलत माना जाएगा। तो इसलिए याद रखिए कि पहली बात हमें क्या याद रखना है कि स्क्वायर ब्रैकेट याद रखना है। दूसरी बात हमें क्या याद रखना है कि जो भी डायमेंशन फार्मूला लिखना है बेटा वो MLT के रूप में जरूर होना चाहिए। तो जब भी कोई भी डायमेंशन फार्मूला अगर आप लिख रहे हैं बेटा तो दो बातों का रखेंगे ध्यान। जब भी कोई डायमेंशन फार्मूला अगर आप लिख रहे हैं बेटा तो दो बातों का रखेंगे ध्यान। पहला स्क्वायर ब्रैकेट लगाना नहीं भूलेंगे और दूसरा जो भी डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे वो MLT के रूप में लिखेंगे। जैसे सर क्या समझाना चाहते हैं, तो मतलब यहां पर देखिए अगर आप समझना चाहते हैं तो अगर आप लेंथ लिख रहे हैं तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, क्योंकि इंग्लिश वर्ड अगर आप ध्यान देंगे ना बेटा तो इंग्लिश से ही आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो लेंथ है, लेंथ है तो लेंथ है तो यल लिख दिया आप, यल लिख दिया आसानी से आप। एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि अगर डायमेंशन फार्मूला बेटा सीखना है तो याद रखिएगा कि फिजिक्स के सारे फार्मूले अगर याद हैं तो डायमेंशन निकालना आपको बहुत आसानी से आ जाएगा आज। तो इसलिए ये वीडियो देखिएगा, देखने के बाद आप पूरा फिजिक्स का फार्मूला उसको लर्न कर लीजिए। ये भी नहीं कि तुरंत आपको तैयार हो जाएगा। दूसरी बात, मैं अपना हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम से जुड़ने के बाद आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि मैं उसमें जिसका डायमेंशन सेम है बेटा मैं उसका डायमेंशन उसमें सेंड कर दूंगा। किसका किसका डायमेंशन सेम होगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा फेमस है, कौन सा एग्जाम है जिसमें ना पूछा हो कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट होगी। तो ये इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो वो भी हम लोग देखेंगे थोड़ा देर के बाद। तो जैसे यहां पर हमने तो लिख दिया बेटा कि ये L है, तो ये करेक्ट नहीं है बेटा, आपको बता दें। इसलिए जब कभी आप पेपर देने जाइए तो देखिएगा कभी भी इस रूप में नहीं लिखा रहता है, वह हमेशा इस रूप में लिखा रहता है M0 L1 T0, वो इस रूप में लिखा जाता है। क्योंकि कोई भी डायमेंशन फार्मूला लिखना चाहिए तो वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जब भी होना चाहिए तो MLT के रूप में जरूर होना चाहिए। तो देखिए तो यहाँ पर लेंथ नहीं, लेंथ है केवल, बाकी दो नहीं थे, इसलिए मास की पावर 0 लगा दिया हमने और टाइम के पावर भी कितना लगा दिया, 0 लगा दिया। तो ये तो हमारा जो हो गया बेटा, ये जो आपको दिख रहा है ये लाइन, ये जो दिख रहा है बेटा वही है आपका क्या, ये जो दिख रहा है बेटा वही है आपका डायमेंशन, वही है बेटा क्या, डायमेंशन फार्मूला। अब इस पे जो राइजिंग पावर है वो डायमेंशन है बेटा। अब इस पे जो राइजिंग पावर है वो क्या है बेटा, डायमेंशन है। अगर हम इसमें पूछें कि लेंथ में डायमेंशन ऑफ मास कितना है, तो लेंथ में अगर हम डायमेंशन ऑफ मास पूछे तो आप कितना बताएंगे, 0 बताएंगे बेटा। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट मिलने वाला है आपको कि लेंथ में अगर डायमेंशन ऑफ मास पूछे तो कितना बताएंगे, 0। लेंथ में डायमेंशन ऑफ लेंथ पूछे तो कितना होगा, 1। अब फिर लेंथ में अगर डायमेंशन ऑफ टाइम पूछे तो कितना बता देंगे, 0। तो अब बात तुम्हें समझ में आई कि डायमेंशन क्या है। डायमेंशन इस पे राइजिंग ऑफ पावर जो होगा वो रिप्रेजेंट करता है। और जब डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं तो उसको क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और जब भी लिखते हैं तो MLT के रूप में लिखते हैं। जैसे यहां पर बेटा एक और एग्जाम्पल हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे एरिया का आप एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एरिया का L इंटू B होता है, तो दोनों एक तरह की लेंथ है, तो L के पावर 2 लिख दिए। तो बेटा एक गड़बड़ आदत आप लोगों की और है, एक कॉन्सेप्ट और क्लियर करना चाहते हैं। जैसे कुछ लड़के इसको यल स्क्वायर पढ़ देते हैं बेटा, तो अगर यल स्क्वायर पढ़ेंगे तो लिखने के लिए तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर यल स्क्वायर किसी के सामने पढ़ेंगे तो वो गलत माना जाएगा। यल के पावर 2 इज करेक्ट, यल के पावर 2 इज करेक्ट, यल स्क्वायर रॉन्ग होगा बेटा। तो यल के पावर 2 इज करेक्ट होगा, तो इसलिए इसको जब भी लिखेंगे तो m के पावर 0, l के पावर 2 और t के पावर 0। जैसे अगर आप बेटा वॉल्यूम लिख रहे हैं तो वॉल्यूम का अगर आपको निकालना है तो वॉल्यूम का अगर आप निकालेंगे तो L के पावर 3 बोल देंगे। लेकिन अगर इसको जब लिखेंगे तो इस रूप में लिखेंगे। अब याद रखिएगा अगर L क्यूब पढ़ते हैं तो ये गलत होगा, L के पावर 3 इज करेक्ट।
देखिए बेटा डायमेंशन तो आप चुटकी में निकालना सीख जाएंगे, लेकिन कम से कम दो चीज, जैसे आप देखे होंगे जब कहीं पर भी शादी विवाह या कोई प्रयोजन होता है तो उसमें आप देखिएगा कि आलू का महत्व बहुत ज्यादा रहता है। तो इसी तरह अगर आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है बेटा, तो उस तरीके से डायमेंशन निकालने के लिए दो ठो आपको याद रखना चाहिए। जैसे वेलोसिटी, वेग के बारे में बात करें तो वेलोसिटी का LT-1 होता है बेटा, लेकिन इसको हम लोग लिख तो देते हैं, लेकिन लिखने का सही तरीका m0L1T-1 होगा बेटा, मीटर पर सेकेंड होती है, इसीलिए इसका LT-1 आता है। और दूसरा आपको याद रखना है एक्सेलरेशन, मतलब त्वरण, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो इसलिए LT-2 होता है। लेकिन लिखते कैसे बेटा, m0L1T-2। ये इस तरीके से हम लोग आपको बता दी कि अगर ये दो आप याद रखते हैं कि वेलोसिटी का LT-1 और एक्सेलरेशन का LT-2, अगर ये दो आप याद रखते हैं बेटा तो लगभग सबका आप निकाल ले जाएंगे, सबका। तो कैसे सर कह सकते हैं, यहां पर आइए देखते हैं। आपको पहला, अगर हम आपसे कहें कि सर फोर्स का निकाल के दिखाइए, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का तो आप जल्दी से लिख लेंगे कि अरे सर मास का तो यह होता है, और एक्सेलरेशन का आप बताए हैं LT-2। तो लीजिए सर आ गया आपका m1L1T-2। ये बेटा अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या है तो कहेंगे अरे सर एकदम कंसेप्ट क्लियर कर दिया, अब एकदम बतिया नहीं है। ये जो आप बता रहे सर ये डायमेंशन फार्मूला, अब हम बता देंगे आपको कि ये है कि ये डायमेंशन फार्मूला है। और जब हम पूछे कि डायमेंशन क्या है बेटा, तो फोर्स में डायमेंशन ऑफ मास कितना है 1, डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है 1, और डायमेंशन ऑफ टाइम कितना है -2। तो मतलब हम लोग समझ गए कि सर ये जो है वो डायमेंशन फार्मूला है सर, और इन पे जो राइजिंग पावर है वो आपका क्या है, डायमेंशन है। तो बेटा आप कैसे कर दिए कि मतलब वेलोसिटी याद रहेगा तब भी निकल जाएगा। तो आप एक शब्द सुनेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, देखिए हम लीनियर मोमेंटम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मोमेंटम भी दो तरह का है, एक लीनियर मोमेंटम होता है, दूसरा एंगुलर मोमेंटम होता है। हिंदी में रेखी संवेग इसको बोलते हैं बेटा। तो रेखी संवेग लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं। तो लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू होता क्या है, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी। तो मास का क्या हो जाएगा बेटा m, और वेलोसिटी का क्या आएगा बेटा LT-1। तो यहां पर आ जाएगा m1L1 और T-1। एक बार फिर से हम बेटा रटवा देना चाहते हैं कि ये क्या है, तो कहेंगे सर ये तो आपका डायमेंशन फार्मूला है। अब सर कहिए तो डायमेंशन भी बता देते। लीनियर मोमेंटम में अगर हम पूछे कि डायमेंशन ऑफ मास कितना है +1, लीनियर मोमेंटम में डायमेंशन ऑफ लेंथ कितना है +1, लीनियर मोमेंटम में टाइम का डायमेंशन कितना है -1। तो इस तरीके से हम लोग डायमेंशन का भी कॉन्सेप्ट देख लिए कि डायमेंशन क्या है, और डायमेंशन फार्मूला भी। देखिए बेटा बहुत सारे निकालने लगे तो बहुत सारे निकाल देंगे, लेकिन बेटा देखिए इस ज्यादा प्रैक्टिस करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा बेटा, आप खुद निकाल लेंगे डायमेंशन, बस आपको फिजिक्स के फार्मूले याद होने चाहिए। तो डायमेंशन और डायमेंशन फार्मूला का कॉन्सेप्ट तो हम लोग देख लिए। अब बेटा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करिएगा, और कुछ भी क्वेश्चन आपको फंसता है तो आप टेलीग्राम पर हमारे सेंड करके जो है आप उसका आंसर ले सकते हैं। और मैं टेलीग्राम से अगर आप हमारे जुड़ जाते तो मैं क्वेश्चन भी आपको सेंड कर दूंगा, तो उसमें प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी खासी हो जाएगी कि कैसे हम लोग जल्दी से बता सकते हैं, क्योंकि पूछा जाता है किस किस पेयर का डायमेंशन सेम होगा। तो बहुत सारे ऐसे हैं, तो याद रखिएगा जैसे प्लैंक कांस्टेंट का बहुत ज़्यादा बेचू एंट्रेंस, जेई मेन और इसमें क्या कहा जाता है नीट उट के एग्जाम में पूछा गया था। प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम दोनों का डायमेंशन एक होता है बेटा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए इसके बारे में डिस्कस हम अभी कर दिए हैं, आपको बता दिए हैं। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रूल ऑफ डायमेंशन के बारे में कि रूल ऑफ डायमेंशन क्या है। जैसे रूल ऑफ डायमेंशन के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो जैसे देखिएगा कि आदमी मित्रता अपनी कैटेगरी के हिसाब से करता है, ठीक उसी तरीके से रूल ऑफ डायमेंशन यही कहती है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी जो होती है बेटा, इसमें आपको हम बताना यही चाहते हैं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी add or subtract to each other। मतलब एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी ऐड भी हो सकते हैं
और एक ही तरह की फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। और दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मतलब अगर हम एक तरफ मास ले लें दूसरी तरफ लेंथ ले लें तो कहें कि क्या ऐसा संभव है, तो आप कह देंगे सर नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी का मतलब समझ रहे हैं? नहीं। तो अगर नहीं समझ रहे हैं तो देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट L प्लस L होगा तो मिल करके बेटा वो L होगा, M प्लस M होगा तो मिल करके M होगा बेटा। देखिए सेम फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, लेंथ लेंथ, मास मास, तो मिल करके क्या हुआ, m हुआ। अगर हम तीसरा पूछे कि t प्लस टी है, टाइम प्लस टाइम सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो वह कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी जो होगी वो ऐड भी हो सकती है और सेम फिजिकल क्वांटिटी जो होगी बेटा वो सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। जैसे m माइनस m पूछे तो m होगा। अच्छा इस पर भी एक लड़कों का कंसेप्ट गड़बड़ रहता है कि जैसे कि सर यम से यम सब्ट्रैक्ट हुआ तो खत्म हो गया, वो मूर्ख होते हैं अगर ऐसा समझ रहे हैं। देखिए बेटा जैसे अगर हम बात करते कि 2 kg है और माइनस 2 kg है तो अब भी आप लिखेंगे ना कि 0 kg है। जैसे अगर हम 2 मीटर माइनस 2 मीटर लिखे तब आप बोलेंगे ना 0 मीटर है, तो हम मीटर को लेके चल रहे हैं बेटा। मीटर का क्या होगा L, और जैसे केजी है किसका यूनिट है, मास का, तो इसलिए हम उसकी अमाउंट को नहीं लेके चल रहे हैं, क्वांटिटी को नहीं लेके चल रहे हैं। क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उसके यूनिट से हम डायमेंशन बनाते हैं, क्वांटिटी से हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए याद रखिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, क्वांटिटी से मतलब नहीं है, उसके यूनिट से मतलब है। जैसे L प्लस L लेंगे तो ये मत सोचिएगा कि यहाँ 2L हो जाएगा, वो L ही होगा, हम उसकी यूनिट को लेके चल रहे हैं और यूनिट से डायमेंशन बना रहे हैं उसका। तो यहां पर देखिए सेम फिजिकल क्वांटिटी में जैसे अगर हम बात कर दें कि L माइनस L क्या होगा तो कहेंगे अरे सर सेम फिजिकल क्वांटिटी है L ही होगा। अगर हम आपसे पूछ दे कि T माइनस टी क्या होगा तो अरे सर सेम फिजिकल क्वांटिटी है तो वो T ही होगा। तो यहां पर हमारा डायमेंशन यही बताता है कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड भी कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी का ये खंडन करता है बेटा। जैसे अगर हम कह दें कि यहां पर m प्लस L हो सकता है क्या, तो कहेंगे सर इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा। तो ये याद रखिएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर दीजिए या दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, याद रखिएगा कि नॉट पॉसिबल। अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लेके चलते हैं तो आपसे पूछेंगे क्या ये पॉसिबल है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर नहीं ये पॉसिबल नहीं होगा, नॉट पॉसिबल होगा। तो ये याद रखिएगा कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ना तो आप ऐड कर सकते हैं और ना ही दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड भी कर सकते हैं, दो सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। बट दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, यहां देखिए दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं, एक मास है दूसरा लेंथ है, तो दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गया तो आप इसको ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा कि जैसे यहां पर सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड भी होगी और सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी होगी। दो डिफरेंट अगर फिजिकल क्वांटिटी मिलते हैं तो ना तो वो ऐड होंगे और ना ही सब्ट्रैक्ट होंगे। ये हमारा पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो ये बात यहां पर बढ़िया समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर पूछा जाए कि आपसे कि क्या मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो कहेंगे यस, डिवाइड हो सकता है तो कहेंगे यस। तो याद रखिएगा कि दो सेम फिजिकल क्वांटिटी ही ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट भी होंगे। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी ना तो ऐड होगा ना तो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन अगर बात अगर मल्टीप्लाई पर आके रुक जाए तो कहेंगे सर ये पॉसिबल है। तो यहां पर कैसे लिख देंगे, M1L1, ये पॉसिबल है बेटा, ये पॉसिबल है बेटा। तो क्या पूछे कि डिवाइड भी पॉसिबल है क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए यस सर। तो ये डिवाइड भी हो सकते हैं। तो ये दिमाग में बैठा के चलिएगा कि ये दोनों पॉसिबल है बेटा। तो याद रखिए कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर होंगे तो आप मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होंगे तो पॉसिबल है, डिवीजन फॉर्म में होगा तो पॉसिबल है। दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी न केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो पॉसिबल है बेटा।
तो बेटा जो अभी हम कॉन्सेप्ट दिए हैं उस कॉन्सेप्ट पे हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तभी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा आपको। तो जैसे एक हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रहे हैं कि डिस्टेंस s इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है, और इसमें हमारा ए बी सी हमारा कांस्टेंट है और टी आपका क्या है, टाइम है। तो अगर हम इसमें पूछे कि डायमेंशन फार्मूला ए बी सी का क्या होगा, तो आपका जवाब देखिए क्या होना चाहिए। जैसे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक तरह का क्या है, एक तरह का लेंथ है सर, कि सर कॉन्सेप्ट तो अब आप क्लियर कर दिए कि डिस्टेंस एक तरह का पूछे तो लेंथ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला में, एल। तो जब ये एल है बेटा, तो अभी हम क्या बताएं कि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है। तो मतलब याद रखिए अभी हम क्या बताएं कि यल प्लस यल प्लस यल प्लस यल मिलकर के यल होगा। तो अगर यहां पर यल प्लस यल मिलकर के यल हो रहा है, क्योंकि यल प्लस यल मिलकर के तो यम नहीं ना होगा, तो क्योंकि अभी तो कंसेप्ट बताया कि यल प्लस यल मिलकर के यल ही होगा। तो जब हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारा एक यल मिल रहा है, तो ये भी बेटा क्या रहा होगा, यल ही रहा होगा, ये भी क्या रहा होगा, यल ही रहा होगा, और ये भी क्या रहा होगा, यल ही रहा होगा। तभी ना यल प्लस यल मिलकर के क्या होगा, यल होगा। तो याद रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायमेंशन देखें तो यल प्लस यल मिलकर के क्या बनते हैं, एल बनते हैं। तो अगर यहां पर यल है बेटा, तो ये भी क्या हो रहा होगा, यल ही रहा होगा, ये भी क्या रहा होगा, यल ही रहा होगा, ये भी क्या रहा होगा, यल ही रहा होगा। इट मींस अगर और एक्सप्लेन करें तो ये क्या होगा, डिस्टेंस ही रहा होगा, dt क्या रहा होगा, डिस्टेंस ही रहा होगा, और ct स्क्वायर भी क्या रहा होगा, डिस्टेंस ही रहा होगा। तभी ना डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस मिलकर के डिस्टेंस होगा, क्योंकि डिस्टेंस प्लस वेलोसिटी नहीं हो सकती, डिस्टेंस प्लस एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हो गए। सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप ऐड कर सकते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स कि अगर यहां पर यल है तो ये भी मतलब अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायमेंशन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू अगर हम रूल ऑफ डायमेंशन देखें कि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायमेंशन क्या होगा, तो कहेंगे सर सो सिंपल, यहां पर जो डायमेंशन ए का होगा, डायमेंशन ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, सो सिंपल, तो कि सर वो डायमेंशन ऑफ एस के बराबर होगा। तो यहां पर ए किसको इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस को, तो ये एल हो गया, तो पहला निकल गया। दूसरा अगर हम यहां पर पूछे तो बी टी स्क्वायर, यहां पर जो बी का डायमेंशन होगा, बी टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, अभी भी वो बराबर होगा किसके, डायमेंशन ऑफ एस के ही बराबर होगा। तो यहां पर b बराबर क्या हो जाएगा, s बाई टी, तो यस तो एक तरह का लेंथ है, तो s बाई टी, तो l बाई टी, तो आ गया एल टी माइनस वन। तो कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि b किसको इंडिकेट कर रहा है, ये जो b एक कांस्टेंट है वह किसको इंडिकेट कर रहा है। तो कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि b किसको इंडिकेट कर रहा है, तो b यहां पर स्पीड को भी इंडिकेट कर सकता है, हिंदी में चाल बोलते हैं जिसको, और किसको इंडिकेट कर सकता है, वेलोसिटी को भी इंडिकेट करता है। तो इस तरीके से कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है बीसी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम स्केलर में पूछे तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीड को, अगर वेक्टर में पूछे तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, वेलोसिटी को। तो इस तरीके से हम लोग ये भी देख लिए कि बीटी भी किसके बराबर हो गया, बीटी भी हमारा बराबर हो गया एस के, और सी टी स्क्वायर भी पूछ देते हैं, अब ये भी किसके बराबर हो जाएगा, एस के, तो सी बराबर हो जाएगा एस बाई टी स्क्वायर, और यह आ जाएगा एल टी माइनस टू। तो कभी कभी पूछा जाता है कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है, तो एल टी माइनस टू देखिए बेटा स्टूडेंट्स किसका बताया है, तो यहां पर हम सी इंडिकेट कर रहा है एक्सेलरेशन को, सी किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्सेलरेशन को। तो कभी कभी एग्जाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो एक क्वेश्चन हम बेटा और देखेंगे हम लोग, रियल गैस इक्वेशन आप नाम सुने होंगे कि बहुत ज्यादा, ये तो मैं न लिखूं तो ठीक है, ये कौन से एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। आईआईटी जेई से लेकर के, नीट से लेकर के, एयरफोर्स से लेकर के, एनडीए से लेकर के, कौन सा एग्जाम है, बेचू एंट्रेंस तक का
और सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। रियल गैस इक्वेशन, इसको कभी कभी दूसरे नाम से वांडर वाल्स गैस इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। तो वांडर वाल्स गैस इक्वेशन कहिए चाहे रियल गैस इक्वेशन कहिए, इसने किया क्या था कि आइडियल गैस इक्वेशन का ये मॉडिफाई फॉर्म है, पीवी बराबर एनआरटी का, उसी का मॉडिफाई फॉर्म यहां पर ये इक्वेशन है, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी बराबर RT, जिसमें P आपका जो है प्रेशर है बेटा। तो अभी तक तो हम ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कराए हैं, तो आपको हम इसमें फार्मूला लिख दे रहे हैं कि आपको निकालने में आसानी रहे। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया होता है, और इसका वॉल्यूम का क्या हो जाएगा बेटा, तो वॉल्यूम का लेंथ के पावर 3 हो जाएगा बेटा। तो ये सब निकल गया। अब इसमें आपको ए और बी का ही डायमेंशन आपको बताना है, बहुत ज्यादा पूछा हुआ है कि ए और बी का डायमेंशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हमारी बातों को याद रखिएगा कि डायमेंशन क्या कहती है। डायमेंशन ये कहती है कि अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो कोई दिक्कत नहीं, डिवीजन में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर एडिशन में तब पॉसिबल नहीं है, सब्ट्रैक्शन में है तब पॉसिबल नहीं है। तो अगर स्टूडेंट्स यहां पर देखिए तो ये क्या है, प्रेशर है। तो डायमेंशन का रूल अभी हम आपको रटवाए हैं कि L प्लस L मिलकर के क्या होता है, L प्लस L मिलकर के जब भी होगा तो वो क्या होगा, L होगा। तो L प्लस L मिलकर के जब भी बनता है तो वो क्या बनता है, L बनता है। तो अगर यहां पर ये प्रेशर है बेटा, तो ये भी प्रेशर रहा होगा तभी ना सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड हुआ होगा। तो ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर रहा होगा, तो मतलब जब ये प्रेशर होगा तो ये भी प्रेशर होगा, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड होते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो मतलब यहां पर ये वॉल्यूम है तो ये भी क्या रहा होगा, वॉल्यूम रहा होगा। तो यहां पर आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। क्या, बस कुछ नहीं करना है, रूल ऑफ डायमेंशन लगाना है। क्या लगाना है, रूल ऑफ डायमेंशन लगाना है। तो रूल ऑफ डायमेंशन से अगर हम यहां पर लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ डायमेंशन, अगर हम रूल ऑफ डायमेंशन लगाते हैं बेटा तो यहां पर हमारा जो होगा डायमेंशन ऑफ P जो होगा वो बराबर होगा किसके, डायमेंशन ऑफ A अपॉन वी स्क्वायर के। तो A का कितना आ जाएगा बेटा, P इंटू वी स्क्वायर। तो यहां से P का आपको बताए हैं, अभी ध्यान से देखिएगा, आप उसको निकाल के देखिएगा। तो P प्रेशर है तो M L माइनस 1 T माइनस 2, और वॉल्यूम का L के पावर 3 आया था, तो वॉल्यूम का के पावर 2 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। तो M L 5 T माइनस 2, ये आ गया A का डायमेंशन। और B का इसी तरह निकालना है, तो रूल ऑफ डायमेंशन से तो याद रखिएगा कि सेम फिजिकल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी होते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी रहा होगा तभी सब्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर जो होगा डायमेंशन ऑफ V जो होगा, डायमेंशन ऑफ V जो होगा वो बराबर होगा डायमेंशन ऑफ B के बराबर होगा। तो B का जो डायमेंशन आएगा वो L के पावर 3 आएगा स्टूडेंट्स। तो ये याद रखिएगा कि ये B का जो डायमेंशन होगा L के पावर 3 होगा, A का डायमेंशन जो होगा M के पावर 1 L के पावर 5 और T के पावर माइनस 2। तो बेटा इसी तरह करना है आपको। तो जो कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसी तरह करेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस पे करिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। अब हम जो अगली हमारी वीडियो आएगी उस वीडियो में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, क्योंकि लड़कों को ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब किस ऑर्डर में कोई भी अमाउंट लिखना चाहिए ये जानकारी नहीं रहती कि किस अमाउंट में लिखना वैलिड होगा, किस अमाउंट में लिखना इनवैलिड होगा। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, सिग्निफिकेंट के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जानना चाहिए कि सिग्निफिकेंट कितने होते हैं। तो अगली वीडियो में हमारे बात करेंगे इसी से रिलेटेड। फिलहाल के लिए इसी जगह तक।